नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले आज बात होगी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, जहां बीए ऑनर्स के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर का एग्जाम था। और सवाल इसमें क्या था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो सोशल वर्क का था और सोशल वर्क में भी सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का था। इसमें सवाल क्या पूछा गया? मुस्लिम अत्याचार से जुड़ा हुआ एक विवादित प्रश्न। हालांकि मामला सामने आने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। सवाल सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी को सस्पेंड भी किया गया। उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच कमेटी का गठन किया गया। दरअसल एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों को उचित उदाहरण देते हुए चर्चा करें। हमारी सहयोगी इला कासमी इस वक्त जुड़ गई हैं। इला, पहले तो ये कि जामिया यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर एक्शन क्या लिया है, और क्योंकि सब्जेक्ट तो सोशल वर्क का था, क्या क्लासरूम में इसी तरीके की शिक्षा दी जा रही है? ये सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, जो सवाल पूछा गया जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, दरअसल 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रश्न ये पूछा गया कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उन पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करें उदाहरण दे करके। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जितना मुझे जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि दरअसल सिलेबस में भी एक यूनिट है, उसमें ये पोर्शन है और उसी पोर्शन से इस सवाल को उठाया गया था। अब पूरी प्रक्रिया क्या होती है? पूरी प्रक्रिया ये होती है कि जामिया के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही एग्ज़ाम पेपर्स बनाते हैं। एग्ज़ाम पेपर बनाने के बाद जो पूरी कमेटी होती है उसके सामने ये प्रश्न पेपर रखा जाता है, उसके बाद अप्रूवल दिया जाता है। डिटेल क्या कुछ और आपके पास है इला? क्योंकि आप बता रही हैं कि बकायदा एक यूनिट है जिसमें इस तरीके का प्रश्न है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में भी पॉसिबल होगा तो मैं बिल्कुल आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो यूनिट है उसके एग्ज़ाम पेपर में भी जो एग्ज़ाम पेपर है वो यूनिट के हिसाब से ही बनता है। और बिल्कुल आप थोड़ा सा समय दीजिए तो ठीक है इला, आप एक काम करें, आप ये यूनिट निकालें और थोड़ी देर में मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अच्छा, आपने निकाल लिया, दिखाएं, रीड कर दें एक बार दर्शकों के सामने। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये यूनिट 2 है, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन, जिसके अंडर ये आता है अट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन, SC ST एंड माइनॉरिटीज़। जो हाईलाइट भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यूनिट में एक चैप्टर है कि जो अट्रॉसिटी यानी कि माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न, ये आपको यूनिट के अंडर नजर आ रहा होगा, जो कि सिलेबस में है, जहां से ये सवाल लिया गया है। तो अब ये सवाल इससे अब तो थोड़ा और विस्तार से यानी चर्चा करने की जरूरत है। इला, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवधेश कुमार जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अजीत जी, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि सोशल प्रॉब्लम्स पर जब हम बात करते हैं तो इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, ये इश्यूज होते हैं। जब आप माइनॉरिटीज से जुड़े हुए सोशल इश्यूज की भी बात करते हैं तो उसमें आपको बुर्का पर भी बात करनी चाहिए, हलाला पर भी बात करनी चाहिए, ट्रिपल तलाक पर भी बात करनी चाहिए, पॉलीगैमी पर भी बात करनी चाहिए। और अगर उसमें भी आप ये कहते हैं कि अत्याचार कैसे हो रहा है, तो फिर केवल माइनॉरिटीज ही क्यों? फिर तो कन्हैया लाल पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब सब्जेक्ट ये विषय है, सोशल साइंस की किताब में ये विषय है जो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स में तमाम चीज़ें जो आपने बताई वो पढ़ाई जानी चाहिए। ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है, ये जो सवाल पूछा गया है, ये इसको हम लोग या आप भी उसको लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ईमानदारी से या ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं सेलेक्ट किया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से या ईमानदारी से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता अब तो इस तरह के सवाल नहीं होते। फिर वो सोशल प्रॉब्लम्स को जो के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सोशल प्रॉब्लम्स के सवाल पूछे जाते हैं। माइनॉरिटी को लेकर के भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के। समस्या सिर्फ सवाल से नहीं है,
सवाल में तो आपने देख लिया कि नाम वीरेंद्र बालाजी का आ गया कि वीरेंद्र बालाजी ने सेट किया, तो ये तो बड़ी निर्दोष इनोसेंट सी बात हो जाएगी कि भाई वो तो हिंदू ही प्रोफेसर थे जिन्होंने ये सवाल तय किया था, उसमें क्या आप इसमें हिंदू मुस्लिम बाइनरी कैसे बना रहे हैं, ये सवाल तो हो जाएगा ना मैं कि हिंदू प्रोफेसर ने सेट किया है। लेकिन हमको लगता है बड़ी समस्या ये है जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पढ़ाया इसी पर्सपेक्टिव से गया होगा। हम लोग चैप्टर पूरा नहीं देख पा रहे हैं अभी, लेकिन पढ़ाया इसी पर्सपेक्टिव से गया होगा और ये एक बड़े नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने का एक पार्ट है। एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के जरिए। अब ये हमको जामिया में ऐसा हो रहा है, ये देख के बड़ी हैरानी हो रही है। मतलब कोई अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे बनी फरीदाबाद में, वहां हो जाए तो एक अलग बात है। जिस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ये माना जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरह या जेएनयू की तरह या डीयू की तरह, ये माना जाए कि इसका कैरेक्टर सेकुलर होगा, उस यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोडेड माइनॉरिटी के अपीजमेंट को लेकर के उस तरह के सवाल पूछे जाए, ये बड़ी चिंता की बात है। पढ़ाया जाना, उसमें इस एंगल से पढ़ाया जाना ही अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। मैंने कहा कि ये सोशल इशू नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे इसमें कोई मंशा अलग दिखाई दे रही है। देखिए, अब ये तो बुद्धिमता है किसी पत्रकार ने या उसने पकड़ लिया, ये पहली बार नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ाई की है। अरे देखो, पूरे भारत की एकेडमी में ये जो आप सुन रहे हो ना कि हर घर से हिडमा निकलेगा, नरेंद्र मोदी को मार दिया जाए, मर जा मोदी, या देश तेरे टुकड़े होंगे, ये सब कहां से पैदा, इसी एकेडमिक के माइंड से पैदा हुआ है। सोशल साइंस की पूरी पढ़ाई ऐसे ही रही है। हिस्ट्री के आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो मोटी मोटी किताबें लिखी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पूरा यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोग जरा जाके देखें, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकालो 1987 का, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ वी डू एक्सप्लेन कैप्चरिंग ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स बाय महात्मा गांधी, वाज एनी टॉप लेवल पॉलिटिकल गेम बिहाइंड इट। ऐसे पढ़ाई होता था कि महात्मा गांधी को भी, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो थे ना, पता नहीं ये कांग्रेसियों को क्यों समझ में नहीं आया, तो ये है। अब आपकी मैं क्योंकि सर तो पहले ये इसको समझना जरूरी है कि माइंड जो पूरे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो पैदा हुआ, इसलिए आज ये खबर लेने के पीछे उद्देश्य यही था सर। इसके भीसी को ऐसे नहीं होगा। इतने दिन के बावजूद ये वाइस चांसलर, तीन वाइस चांसलर इस सरकार में आए हैं, वहां की एकेडमिक काउंसिल है, वहां का रजिस्ट्रार है, देन एंड देयर उसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। He must go। देखते क्या इसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इसके विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए। और ये ऐसे कैसे चलेगा, देश में आप आग लगा रहे हो। इन्हीं लोगों ने लॉबिंग करके और सच्चर कमीशन बनवाया, अब पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया, और पूरी सरकार में पहली बार देश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है। तो ये इसको आसान मत समझिए, पूरा माइंड तैयार किया गया है। एक ऐसा ही माइंड जो है वो हिंदुओं के खिलाफ वहां बांग्लादेश में तैयार किया गया। देश के जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मुस्लिम छात्रों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। उन्हें जबरन सिखाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, और इसका जवाब एग्जाम्पल समेत देने के लिए कहा जाता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने चटगांव की रख रही हूं, जहां हिंदू परिवार के घर में जिहादी जमातियों ने आग लगा दी है। जिस वक्त हिंदू परिवार रात को अपने घर में सो रहे थे, तब जिहादियों ने बाहर से दरवाजा बंद करके घर में आग लगा दी, ताकि हिंदू परिवार का कोई सदस्य बचकर भाग ना सके। समय रहते हिंदू परिवार की नींद टूटी, लोग दीवार को तोड़कर घर से बाहर भागे, किसी तरह अपनी जान बचाई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि ये कोई पहला वाकया है। हिंदुओं पर कहर टूटा है। इससे पहले मेमन सिंह में हिंदू लड़के दीपू दास की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। सिलहट में हिंदू परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। जनाइदा में गोविंद बिस्वास नाम के हिंदू लड़के की पिटाई की गई। चटगांव में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। একজন গৃহবধূ তিনি ভোরের কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছেন। जीवन भर की कमाई लगाकर कोई व्यक्ति अपना घर तैयार करता है, सब कुछ तबाह हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह को बांग्लादेश में हो रही हिंसा में भारत के एक्शन का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है,
वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। अजय जी, दिग्विजय सिंह जी क्या बीमार हो गए हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी सदन में खड़े होकर ये कहती हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भारत से आवाज उठनी चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही खराब बयान है, बहुत ही बैड टेस्ट में है, पॉलिटिकली भी बहुत खराब है, सोशली भी बहुत खराब है, और किसी भी स्तर से आप देखिए ये इससे खराब बयान नहीं हो सकता था। जिस दिन हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सत्ता संरक्षित अपराध है। सत्ता के सामने पुलिस की मौजूदगी में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान में सत्ता के संरक्षण में मुसलमानों के ऊपर हमले होने लगे, उस दिन तो इस दुनिया के किसी हिस्से में किसी हिंदू पर कोई हमला नहीं होगा। ये बात आप दिग्विजय सिंह को भी समझनी चाहिए, हर आदमी को समझनी चाहिए। जिस दिन हम लोग इसको डिटरेंट बना दें कि अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू के ऊपर हमला हुआ तो यहाँ खैर नहीं है, और जिस दिन सत्ता के संरक्षण में यहाँ भी वैसा ही होने लगे, तो न बांग्लादेश में एक हिंदू असुरक्षित होगा, न पाकिस्तान में एक हिंदू असुरक्षित होगा। हमारे यहाँ सत्ता का चरित्र बुनियादी रूप से सेकुलर है। सत्ता का चरित्र बुनियादी रूप से, आप भी देखिए, आप कोर्ट का चरित्र बुनियादी रूप से सेकुलर है। देखिए, अखलाक की लिंचिंग के मामले में कल ही आया है जो सूरजपुर की कोर्ट का फैसला, कहा कि नहीं मुकदमा चलेगा, आप कैसे उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो कानून का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे यहाँ एक भी घटना होती है, आप अपवाद की घटना को दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक इंटरव्यू का एक हिस्सा याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है, सेक्युलर है, तो ये हमारे और आपकी वजह से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं है, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, बिल्कुल, इसीलिए ये देश सेक्युलर है। पाकिस्तानी नेता की अब एक मैं खबर और इसमें जोड़ दूं, वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं और उसमें बांग्लादेश को शामिल कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को भाई भाई बता रहे हैं, बांग्लादेश के लिए हमेशा खड़ा रहना होगा, ये पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं। अब देखें ये क्यों खबर दिखानी जरूरी है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान भारत से खार खाया बैठा है और वही सेंटिमेंट इस वक्त वो बांग्लादेश के अंदर भी पुरजोर तरीके से भरने की कोशिश कर रहा है। एक बयान आपको सुना देते हैं, सिर्फ अवधेशी की राय। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। अवधेशी क्या कहें इनके ऊपर? बांग्लादेश में टिक्का खान को कसाई खान कहा गया था। ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 10 से 30 लाख 1971 में केवल हिंदुओं का कत्लेआम तो हुआ नहीं था, 80-90% तो उसमें मुसलमान ही काटे गए थे, मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, सारे अत्याचार इस पाकिस्तान ने किया था। लेकिन अगर बांग्लादेश के लोग इसको भूल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी लड़ाई पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के ही लोगों ने शुरू किया, भारत तो उसमें कहीं नहीं था। और ये बात कर रहे हैं, देखिए एक अभी दिग्विजय सिंह और दोनों को मिला के देखिए, एक सामान्य सा एक शेर है कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अगर राहुल गांधी जर्मनी में बैठकर, अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों, दलितों, मुस्लिमों इस पर अत्याचार बढ़ा है, आदिवासियों पर, तो उनके नेता अलग लाइन तो नहीं बोल सकते हैं। दिग्विजय सिंह वैसे भी जब मुंबई के हमले को आरएसएस के हम लोग किताब छपवाने से, भूमिका से लेके अगर करते हैं तो वो करेंगे, वो कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ कि इसको देश विरोधी स्टेटमेंट इस समय कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश विरोधी ये पाकिस्तान और बाकी कोर्ट करेगा। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अब एक ही उपाय है जो लंबी
मांग थी हिंदू होमलैंड की बांग्लादेश में। आज के न्यूज़ के लिए आंदोलन चले हैं समय समय पर कि हिंदू होमलैंड का जो आंदोलन था उसके पूरा किए बगैर अब मुझे कोई रास्ता दिखाई इस समय नहीं दे रहा है। दूसरा बाकी जिसको लड़ना है लड़े, और ये देश और दुनिया को समझ जाए, और भारत के सेकुलर भी आज भी कि हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भारत के अलावा कोई एक देश नहीं है उनके साथ खड़ा होने वाला। इसलिए यहाँ के नेताओं सर, मुसलमानों के लिए भी अगर सबसे बेहतरीन कोई देश है तो वो भारत है, क्योंकि यहाँ पर असल मायने में सेक्युलरिज्म है। आइए अब आपको बरेली की खबर बता देते हैं, जहां हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर आज भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर कल भी बुलडोजर चला, लेकिन मैरिज हॉल काफी मजबूती से बना, इसलिए कल इसे पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया जा सका। इसलिए मैरिज हॉल के बचे हुए हिस्से को आज गिराया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाजिद बेग समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं और उन पर अवैध कब्जा कर बारात घर बनाने का आरोप है। 26 सितंबर की बरेली हिंसा के सभी 12 मुकदमों में वाजिद को आरोपी बनाया गया था और अब तक ये फरार है। पुलिस के मुताबिक इस मैरिज हॉल में बरेली हिंसा की साजिश रची गई थी। इस 2 मंजिला बारात घर के लिए बरेली विकास प्राधिकरण से ना तो लेआउट पास कराया गया और ना ही नक्शा मंजूर कराया गया था। रजा के करीबियों पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वाजिद बेग जो कि सपा से पार्षद थे, उनका ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया हुआ बारात घर था। वाजिद जो है वो अब तक फरार चल रहा है। और हम आपको बता दें कि 26 सितंबर की जो हिंसा हुई थी उनमें तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज हुए थे और वाजिद बेग जो है सभी मुकदमों के अंदर वाजिद बेग का नाम एफआईआर के अंदर दर्ज किया गया था। उसकी तलाश एक तरफ पुलिस कर रही है, तो वही जितने भी अवैध ऐसे ढांचे हैं तौकीर रजा के करीबियों के, इससे पहले जो आसिफ है उसके भी कई बारात घर और होटल्स पर प्रशासन ने इसी तरीके से बुलडोजर चलाया था, बिल्डिंगों को सील किया था। और अब वाजिद बेग का बरेली के अंदर ये जो आप बारात घर देख रहे हैं जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था, यहाँ पर भी फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और ये बड़ी, क्योंकि बहुत मजबूत बिल्डिंग है, यही वजह है कि इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन सुबह से अभी तक का जो आप समय देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं जो वाजिद बेग के जो ये अवैध इमारत है जिसे बारात घर कहा जा रहा है, इसको गिराने का काम लगातार किया जा रहा है। अभय इस वक्त हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। अभय, ये बताएं कि अभी और कितना वक्त लग सकता है इस पूरे कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने में? देखिए मीनाक्षी, आज दोपहर तक ये उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरी अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी इसका आगे का हिस्सा जो था वो पुराना था, उसको पूरी तरीके से डिमोलिश कल कर दिया गया था। लेकिन पीछे का हिस्सा जो है वो अभी पिछले साल ही बनाया गया था और काफ़ी मजबूत बनाया गया था, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है, इस बिल्डिंग से सटे हुए और भी मकान हैं। तो जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो दूसरे मकानों पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि बहुत सूझबूझ तरीके से, टेक्निकल तरीके से कुछ टीम बुलाई गई हैं जो इस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराने का काम कर रही हैं, जिससे दूसरे मकानों को कोई नुकसान ना हो। तो आज दोपहर तक उम्मीद की जा सकती है कि वाजिद बेग जो कि फरार चल रहा है, उसकी इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अजीत जी, इसमें खबर तो ये है कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर खड़े होकर तौकीर रजा ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि यहां से योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल। और ये पूरे बरेली इस विवाद, इस मामले के 2 पहलू हैं। एक तो मीनाक्षी, एक तो ये है जो दंगे का मामला, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का मामला, और पिछले 1.5 दशक में, लगभग 14-15 साल में उस पूरे इलाके में जितने सांप्रदायिक उन्माद हुए, जितनी सांप्रदायिक गोलबंदी या दंगे हुए हैं, उसमें तौकीर रजा, कहीं ना कहीं तौकीर रजा का नाम आया है। और ये फिर इस तरह के कंस्ट्रक्शन बनाए खड़े किए गए हैं। अपना एक सपोर्ट सिस्टम जो खड़ा करता है कोई भी एक नेता, वो सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया है, उसको खत्म करना जरूरी है। ये वाला जो ताजा विवाद 22 सितंबर का जो मामला बताया जा रहा है, वो आई लव मोहम्मद का विवाद था, जब अचानक पोस्टर सामने आ गए थे आई लव मोहम्मद के और उस पर विरोध हुआ था। ये उस समय का मामला है। लेकिन ओवरऑल पिछले 1.5 दशक के दंगों में तौकीर रजा, उनके लोगों के नाम आए हैं अलग अलग दंगों में, पुलिस पर पथराव हो या जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने का हो, ये सब हुआ है। पुलिस के साथ कई बार टकराव हुआ है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि बन कैसे जाते हैं ये सारे कंस्ट्रक्शन।
इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन बन कैसे गया, और जो बनने की परमिशन देते हैं या जिनकी जो पुलिस के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? हमेशा प्रशासन पर ही पहला सवाल होना चाहिए। पहले तो आप कंस्ट्रक्शन होने दें और फिर जब हो जाए तो कहें कि आप इस पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक और खबर है, विधायकों के बीच कुटुंब बनाने की होड़ सी मच गई है। विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है और इस दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई। सियासी गलियारों में ये तस्वीर चर्चा का केंद्र है। ये देखें, इस तस्वीर की बात हम कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों का ये मंथन है। पंचानंद पाठक के घर 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक जुटे। ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। पूर्वांचल, बुंदेलखंड के ज्यादातर ब्राह्मण विधायक इस बैठक में मौजूद थे। अवधेश जी, किन किन चेहरों को आप पहचान रहे हैं, बताएं जरा, क्या मंत्रणा हुई ये सहभोज ब्राह्मणों का? देखो, यूपी में, उत्तर प्रदेश में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक, जो 46 तो भाजपा के हैं, तो यहाँ बैठेंगे दूसरे कौन? 46 अगर उन्हीं के है तो कैसे बैठेंगे? और ये तो इस समय लंबे समय से असल में ब्राह्मणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक वातावरण बनाया गया कि ये ब्राह्मण विरोधी जो है सरकार है, ब्राह्मणों का इंटाउट कर देती है, फलाना है, वो विद्रोह। और पिछली बार जो है अखिलेश यादव जी ने भी इसको मुद्दा बनाया, खासकर जो कानपुर में एक इनकाउंटर हुआ था उसके बाद से इसको बनाया। तो वो अपराधी है, लेकिन उसको बनाएगा हमारे समाज में। आजकल यही तो हुआ ना, जो मतलब जातियों के अपराधी को भी महिमा मंडन करते हैं ना, कि ये हमारा। एक ब्राह्मण विधायक साहब भी मिल गए हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह से, उनकी चर्चा चल रही है, जरा सुन लेते हैं क्या मीटिंग हुई, क्या मंत्रणा हुई। वापस जगह भी है, चलिए भोजन होगा यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया टीवी के दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप ही के यहाँ ये कल बैठक थी, पता लगा कि पत्नी जी का शायद जन्मदिन था, उस मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गलत लोग कह रहे हैं किसी का जन्मदिन था, शुद्ध रूप से सहभोज था, ऐसी कोई बात नहीं। क्या क्या बैठक में चर्चा हुई वो बता दीजिए। आपसी विकास के बारे में, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, SIR के बारे में हुई, पार्टी के बारे में चर्चा हुई, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी है कि भाई ब्राह्मण विधायकों की या ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। हमारे धर्मेंद्र जी थे जो काशी से MLC हैं। अच्छा, कुल कितने विधायक थे हम? 40 के आसपास रहे होंगे, मैंने काउंट तो नहीं किया है। लोग आते रहे, भोजन करते रहे, जाते रहे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्राह्मण विधायक भी एक लंब हो रहे हैं, साथ में लामबंद हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाई, इकट्ठा होकर के भोजन करना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले बार इससे बड़ा होगा। अच्छा, उसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा, सब लोग रहेंगे उसमें। संयोग से सभी वही लोग आ गए, ब्राह्मण लोग आ गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, संयोग था, प्रयोग नहीं था। कोई प्रयोग नहीं, ये अक्सर होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। अच्छा, पिछला मानसून सत्र था तो ठाकुर लोग बैठ गए थे, इस बार शीतकालीन सत्र है तो ब्राह्मण लोग बैठ गए। इसको परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 से पहले लामबंद तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, PN पाठक जी को आपने सुना। मीनाक्षी कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं, इनके घर पे ही कल यहाँ पर बैठक हुई है। उनका कहना है कि लगभग 40 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उसमें से एक आध गैर ब्राह्मण भी थे, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण विधायकों का पहुंचना। हालांकि वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल तौर पर लोग बैठे, बाटी चोखा खाया गया और साथ में भोज की चर्चा की गई, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन तस्वीरें जब आएंगी, माहौल रहेगा, शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, तो मायने तो राजनीतिक तौर पर निकाले ही जाएंगे। मीनाक्षी, देसाई है, त्यागी है, तो वो भी ब्राह्मण ही है, उनका नाम अलग होता है। देखो, इस समय राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि पिछले 4-5 सालों में देखा हूं कि जातीय पहचान को लेके एक अलग आकर्षण खड़ा हुआ है, और बहुत सारे नेताओं की कोशिश है कि जाति की ताकत से ही हमारी ताकत होगी। जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक वक्तव्य में कहा कि पहले मैं भाजपा का ही था, लेकिन अब मैंने अपने को राजपूत सांसद में बदल लिया है, और मैंने कहा है कि राजपूतों का मैं रक्षा करूंगा। देखिए, जब जाति की राजनीति होती है तो हर जाति का नेता अपनी ताकत को बढ़ाने और जुटाने की कोशिश करता है।